दोस्तों, आपने आज तक बहुत सारी क्राइम की कहानियां सुनी होगी, लेकिन क्या हो जब कातिल खुद ही अपने जीवन के अंतिम क्षणों में अपने द्वारा किए गए सभी कांडों के बारे में बताएं। इस समय में ना ही कोर्ट उसको कोई सजा दे सकती थी और ना ही कुछ। तो आज की हमारी कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जिसमें कातिल खुद ही अपने जीवन के अंतिम क्षणों में अपने द्वारा किए गए सभी कांडों के बारे में एकदम डिटेल से बताता है। इस कहानी के बारे में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। ये बात है 5 अगस्त 1989 की शाम की और यह कहानी फ्रेडरिक टाउन मिसौरी की रहने वाली एक 14 वर्षीय लड़की जीना ब्रुक्स की है। जीना अपने भाई को बेसबॉल खेलते हुए देखकर गर्मी के दिन का आनंद ले रही थी। जीना एक खूबसूरत सुनहरे बालों वाली लड़की थी और अपने भाई के खेल खत्म होने के बाद वह अपने घर वापस लौट आई। घर आने के थोड़ी ही देर बाद जीना ने निर्णय किया कि वह अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाएगी। जीना का बॉयफ्रेंड, जो उसके घर से सिर्फ 6 मील की दूरी पर ही रहता था, जीना ने आज पहले ही अपनी माँ को गुड नाइट बोल दिया था, क्योंकि आज तो जीना अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाने वाली थी और सिंडी यानी जीना की माँ अपने रूम में सोने के लिए चली गई। जीना ने अपने भाई को बताया कि आज शाम कुछ घंटों के लिए मैं बाहर जा रही हूँ, लेकिन उस रात लगभग रात के 10 बज चुके थे और जीना को जाए हुए काफी घंटे बीत चुके थे और आखिरकार रात के 2 बजे सिंडी यानी जीना की माँ की नींद खुलती है। जैसे ही सिंडी की नींद खुली, उसे सीधा जीना की याद आई कि वो आखिर आई है कि नहीं। फिर सिंडी उठकर जीना के कमरे में जाती है और वो देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि जीना का कमरा खाली था, मतलब जीना आई ही नहीं थी और रात के 2 बज चुके थे। सिंडी ने सोचा कि अभी तक तो जीना को आ जाना चाहिए था। फिर सिंडी के दिमाग में कुछ नेगेटिव थॉट्स आने लगे और सिंडी घबरा गई। फिर उसने तुरंत पुलिस को कॉल की और अपनी बेटी के लापता होने की बात बताई। पुलिस ने फिर सिंडी के फोन के आधार पर उस इलाके में जीना को ढूंढना शुरू किया। पुलिस को उस इलाके में जीना के बारे में कोई भी जानकारी हाथ नहीं लगी और आखिरकार उन्हें फिर जीना की साइकिल मिली, जो उसके घर से लगभग 5 मील की दूरी पर ही सड़क के किनारे खड़ी हुई थी। लेकिन जीना साइकिल के आसपास कहीं भी नहीं थी। फिर पुलिस ने स्थानीय पड़ोसियों से भी पूछताछ की, ताकि यह पता लगाने की कोशिश की जा सके कि जीना को आखिरी बार कहां देखा गया था। और उनमें से ही किसी ने बताया कि उसकी साइकिल के पास एक नीले रंग की स्टेशन वैगन कार में 3 आदमी आए, जो उसका पीछा कर रहे थे। जब उन 3 आदमियों में से एक शख्स उससे बात करने की कोशिश करने के लिए कार से बाहर निकला, तो जीना को एहसास हुआ होगा कि वह खतरे में है, क्योंकि वह अपनी साइकिल से उतर गई थी और वह भाग गई। जिन लोगों ने इसे देखा होगा, उनके लिए यह साफ नहीं था कि वास्तव में यहाँ पर हुआ क्या था। फिर जीना के बॉयफ्रेंड सहित कुछ लोगों ने उसकी चीखें सुनी और उन्होंने देखा कि वही कार हाईवे की ओर तेजी से जा रही है। फिर पूरा शहर गुमशुदा जीना की तलाश में लग जाता है और जीना का परिवार उसे घर वापस लाने के लिए बहुत बेताब था। उन्होंने शहर में जगह जगह पर जीना की गुमशुदगी के पोस्टर लगाए, लेकिन दुख की बात यह थी कि जीना का अभी तक कोई भी अता पता नहीं था। जीना जो थी वो 8th क्लास में होने वाली थी, लेकिन कमाल की बात यह थी कि उस इलाके में केवल 4000 ही लोग रहा करते थे। वह इलाका एकदम छोटा सा इलाका था और उसी इलाके में एक 14 साल की लड़की गायब हो चुकी थी। कुछ महीने बीतने के बाद उस इलाके में रहने वाले लोगों का मानना था कि यह मामला अब धीरे धीरे ठंडा हो रहा है। अब शायद कभी भी नहीं पता चल पाएगा कि आखिर जीना के साथ हुआ क्या था। लेकिन 7 साल के बाद सितंबर 1996 में सब कुछ पूरी तरह से एकदम बदल गया। सेंट लुइस मिसौरी के एक हॉस्पिटल में एक पेशेंट था जो मरने की हालत में था। उसे न केवल कैंसर था, बल्कि वह एड्स से भी पीड़ित था।
वह जानता था कि उसका अंतिम समय आ चुका है। यह पेशेंट अपने अंतिम दिनों में बिल्कुल नाजुक हालत में था और इसका नाम था ब्रायंट स्क्वेयर। इस ब्रायंट ने अपने अंतिम क्षणों में एक नर्स को बताया कि मुझे न केवल एक बल्कि 3 हत्याओं के बारे में जानकारी है। उसने बताया कि मैं ही इन हत्याओं के पीछे था। उसने कहा कि 9 साल की एक एंजी हाउसमैन नाम की लड़की जो नवंबर 1993 में गायब हो गई थी। एंजी सेंट लुइस से एक अन्य व्यक्ति की मदद से मैंने उसका किडनैप कर लिया था। जब वह स्कूल बस से उतरी थी मैंने पहले उसे पीटा और फिर रस्सी से उसे एक पेड़ से बांधकर मरने के लिए छोड़ दिया। लापता होने के 9 दिन बाद ही वह लड़की मर गई थी क्योंकि इन दोनों ने उसे बहुत बुरी तरह से पीटा था। ब्रायंट ने यह नहीं बताया कि उसका साथी कौन था। इस क्राइम के लिए ब्रायंट ने खुलासा किया कि नाथन विलियम्स नाम का एक व्यक्ति अन्य हत्याओं के पीछे था। हालांकि उसने कहा कि 1975 में नाथन ने एक 14 साल के लड़के और 23 वर्षीय एक महिला जिसका नाम लोरा डिनविडी था उसकी हत्या कर दी थी। फिर लोरा का शव बिना कपड़ों के उसके अपार्टमेंट में पाया गया। उसका गला बहुत क्रूरता के साथ काटा गया था। अंत में ब्रायंट ने खुलासा किया कि वास्तव में जीना के साथ क्या हुआ था उस दुखद रात जो उसके परिजनों को एकदम झंझोर कर रख देगा। जीना के लापता होने की रात वह स्टेशन वैगन कार में 3 लोगों में से एक था। उसने बताया कि वह पीछे की सीट पर बैठा था और उसके साथ अन्य 2 लोग नाथन विलियम्स और टिमोथी बोलो थे। जब ये तीनों एक साथ थे तो इन्होंने जीना का किडनैप कर लिया था। इससे पहले कि ब्रायंट जीना के बारे में और कुछ बता पाता इतने में ही वो मर गया और उसे अपने किए की सजा भी नहीं मिली। लेकिन नाथन और टिमोथी जो थे वो अभी भी जीवित थे। फिर इन दोनों को 1999 में जीना की हत्या के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया। टिमोथी का शायद ये पहला क्राइम था लेकिन वो पहले भी काफी बार कानून के साथ उलझ चुका था। फिर पुलिस द्वारा पूछताछ किए जाने पर टिमोथी ने बताया कि महिलाओं का फायदा तो हमने उठाया लेकिन महिलाओं के फायदे का संबंध जीना की हत्या से नहीं जुड़ा है। जहां उन्होंने जीना के शरीर को छिपाया था उसके बारे में भी पुलिस को पूछताछ में बताया। इन्होंने जीना के शरीर को उसके पिता की 96 एकड़ की प्रॉपर्टी पर छिपाया था जहां पर एक फ्रीजर मौजूद था। लेकिन जब इस जगह की पूरी तरह से तलाशी ली गई तो पुलिस को यहां पर कुछ भी नहीं मिला। दुखद की बात है कि जीना की मौत के संबंध में टिमोथी के ऊपर लगे सभी आरोपों को सन 1999 में हटा दिया गया और बाद में उस पर FBI से झूठ बोलने का आरोप लगाया गया। फिर FBI से झूठ बोलने पर टिमोथी को 30 महीने की जेल की सजा मिली। नाथन विलियम्स के ऊपर से भी जीना के मामले के आरोप हटा दिए गए थे लेकिन यह कभी नहीं पता चल पाएगा कि मरते मरते जो ये सारी बातें ब्रायंट ने बताई थी क्या ये सच थी या झूठ। लेकिन नाथन विलियम्स जो था वो जीना के मामलों से अलग अन्य 2 मामलों का जिम्मेदार हो सकता था क्योंकि ब्रायंट ने अपनी नर्स के सामने कबूल किया था न कि पुलिस के सामने। ब्रायंट के बयान अब मान्य नहीं थे क्योंकि वो जीवित ही नहीं था। नर्स शुरू में ये बातें बताने के लिए पुलिस के पास नहीं आई क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं था कि ब्रायंट वास्तव में सच बोल रहा है। हालांकि नाथन को अभी भी अपने ऊपर लगे अन्य आरोपों के लिए जेल जाना पड़ा। अन्य आरोप नाथन के ऊपर ये लगे थे कि उसने जबरदस्ती किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे और जीना के लापता होने के ठीक 1 महीने बाद एक छोटी लड़की को अगस्त 1975 में किडनैप कर लिया था और इसके पीछे तथा एक और 12 वर्षीय लड़की टेमी सेड्रम के गायब होने के पीछे भी नाथन को ही जिम्मेवार माना गया था क्योंकि टेमी खुशमिजाज टाइप की लड़की थी और उसके घर वालों ने तुरंत उसके लापता होने की सूचना पुलिस को नहीं दी। लेकिन उसके बाद वह घर वापस कभी लौटी ही नहीं। लंबे समय के बाद आखिरकार इसके माता पिता को एहसास हुआ कि वह खुद शिकार हो गई है और फिर इसके माता पिता ने पुलिस को सूचना दी और उन्होंने बताया कि हमारा शक नाथन नाम के एक शख्स के ऊपर है
उसने न केवल हमारी बेटी को किडनैप किया होगा बल्कि वो उसके साथ दरिंदगी करने की भी कोशिश करेगा और उसे वो मौत के घाट उतार देगा और उसकी लाश को कहीं दबा देगा। बाद में नाथन को कभी भी किसी भी हत्या के लिए दोषी नहीं ठहराया गया। हालांकि उसे अन्य आरोपों के सिलसिले में कम से कम 30 साल की जेल की सजा हुई। वह आज भी जेल में बंद है। तो दोस्तों यही कहानी थी आज की। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ऐसी कहानियां सुनना पसंद है तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और उस बेल आइकन को भी दबा दीजिए। जल्द ही मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।